बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वॉशिंगटन से। जैसे कि इस प्रोग्राम के नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम में शामिल होती है पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें। बातें होती हैं दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाजरा पर और दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज पर। और इन सब पर अपना तज्जिया पेश करने के लिए मुख्तलिफ गेस्ट हमें मुख्तलिफ मुल्कों से ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आपकी दिलचस्पी को देखते हुए हम इस शो में मुख्तलिफ गेस्ट भी इनवाइट करते हैं जिनसे हमारी खासी बातचीत होती है। अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले आपसे ये बात जरूर करती चलूंगी कि अवाम की बड़ी तादाद बल्कि गालिब अक्सरियत आइन का इतना ही तारुफ रखती है कि जैसे कि खबरों में आता है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो गई, आइन से खेला गया, आइन से छेड़छाड़ हुई या फिर आइनी तरमीम हो गई। इंतहाई जिम्मेदारी से मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में कानूनदानों, वकालत के पेशे से वाबस्ता चंद अफराद, कानून और इंसाफ के तालिब इल्मों, बाज ब्यूरोक्रेट्स, अदालतों की कवरेज करने वाले चंद एक सहाफियों और गिनती के सियासतदानों के सिवा कोई आइन पाकिस्तान से रुजू नहीं कर सकता और नहीं करता है। आइन का बोलबाला एक और जगह भी होता है जिसे हम अदलिया कहते हैं। हमने आइन की बालादस्ती का अज़म जरूर कर रखा है। अदालतों में गूंजता ये फिक्रा वो साइल भी सुनता है जिसका मुकदमा चलते 25 बरस गुजर गए, लेकिन आइन की हिफाजत का दावा हुनूस कायम है। आइन का तारुफ पार्लिमान से भी जोड़ा जाता है। यहाँ उसे कभी मोम की नाक बनाकर जैसे चाहे मोड़ने की सही भी होती है, कभी इसकी धज्जियां बिखेरी जाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, तालीम जैसे रोजाना के मसाइल में उलझे लोगों के लिए ये खासा मुश्किल है कि वो आइन की 280 दफात पढ़ें, समझें, याद रखें और वक्त पड़ने पर अपनी बात में उसके हवाले दें। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क का दस्तूर रियासत और उसके शहरियों के दरमियान एक समाजी मायदा होता है। यहाँ अवाम रियासत को कवानीन के जरिए हुक्मरानी और ताकत रखने का इख्तियार देते हैं। कमाल है, अवाम को इल्म ही नहीं है कि उन्होंने रियासत के साथ कौन सा मुआहदा कर रखा है, उसके नुकात क्या हैं, कौन से हुकूक उन्हें मिलना है, रियासत का अख्तियार क्या है, शहरी को इस दस्तूर या आइन का क्या फायदा होता है, कुछ इल्म नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के आइन और कानून को समझने के लिए आज हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया है वो है बैरिस्टर शाहिदा जमील। अस्सलाम वालेकुम मैम, और खुश आमदीद कहूंगी अपने प्रोग्राम। थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। चलिए, आज बहुत सारे सवालात हैं और कुछ पाकिस्तान से भी हैं, कुछ अमेरिका से भी हैं। सबसे पहले सवाल तो मैं ये करती चलूं कि आइन बनाने का मकसद ये तय करना होता है कि आइंदा से रियासत किसी तौर चलाई जाएगी, किस तरह से काम होंगे, हुकूमत के मुकाबले में शहरी के किस किस्म के हुकूक होंगे, कैसा आइन हो, कैसा कानून हो। जहां एक साबिक वजीर आजम खुद पर होने वाले जो कातलाना हमला है उसकी FIR नहीं लिखवा सके, अदालत खामोश है, आम आदमी का क्या होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब इतने बड़े, जाहिर है कि वो साबिक वजीर आजम है, अगर वो एक FIR नहीं कटवा पा रहे तो फिर हमारा कानून या हमारा आइन उसमें क्या कहता है, कि आम आदमी की क्या गुंजाइश है उसमें? देखिए, FIR इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें आप अपनी खदशा दे सकते, मगर आप ये जिद नहीं कर सकते कि किसके खिलाफ वो केस जाएगा। आप कंप्लेनेंट हैं, आप शिकायत कर रहे हैं, आपका काम है शिकायत करके आप FIR दर्ज कर दें कि मेरे साथ ये वाकया हुआ। उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। आई ऑफिसर होता है, वो जाता है, लोगों से तफ्तीश करता है, इसको तफ्तीश का हिस्सा होता है। तफ्तीश करने के बाद आता है मामला जहां से लगता है कि भाई कौन इसके जिम्मेदार है, हु इज द ऑफेंडर। अब जब उसको शनाख्त करेंगे तो गिरफ्तार करेंगे और उसको, या अगर गिरफ्तार हो गया है तो फिर उसके खिलाफ चालान बना के तब चार्ज होता है। आप जब FIR कर रहे हैं तो उस वक्त आप चार्ज नहीं कर सकते। जो
उन्होंने पता नहीं उनको ठीक से किसी ने बताया या नहीं बताया, हम्म, उनके जहन में ये था कि नहीं, अगर एफआईआर कटेगी तो जो नाम मैं दे रहा हूँ उनको आपको उसमें डालना होगा। ठीक है। ये जिद जो होती है ना, तो वो थोड़ा सा समझिए कानून के मुताबिक नहीं चलती। कहीं भी अच्छा। आप करें, आप बरतानिया में करिए, आप खुद फैसला नहीं कर सकते कि मेरे खिलाफ जुर्म किसने किया। ये अच्छा। तफ्तीश बताती, इसको हम कहते हैं आयो ऑफिसर, वो आके तफ्तीश करेगा, उससे जो भी सबूत या जो भी हम्म, इम्कानात नजर आते हैं उसके हम्म, मुताबिक फिर सबूत पैदा करेगा, उसको तैयार करेगा, प्रोसिक्यूशन के पास आएगा, हम्म, प्रोसिक्यूशन देखेगी और उसके मुताबिक फिर जो अगर बंदा पकड़ा गया है तो मुलजिम जो है उसको अदालत में लाते हैं और अदालत के सामने चार्ज फ्रेम होता है। अच्छा, एक अब आम आदमी की समझने के लिए मैं ये पूछती चलूँ कि फ़र्ज़ करें मुझ पे कोई कातलाना हमला होता है, या किसी XYZ पे होता है, तो हम अगर थाने जाते हैं, तो हमें सिर्फ़ ये बताना होता है कि जी हम पर कातलाना हमला हुआ, या हमें ये भी बताना होता है कि हमें किस पे शक है? सिर्फ़ हम हाँ, ये बताएँगे? शक शक की बात अलग है, लेकिन उसको अच्छा, चार्ज करना अलग है, 2 चीज़ें हैं। उसको अब ठीक है। मुलज़िम बनाना, वो हाँ, उस वक़्त नहीं होता, कोई मुलज़िम नहीं, उस वक़्त सिर्फ़ शक है। हमें शक है फलाने पे, ठीक है? हाँ, आप कर दें ठीक है। कि शक है फलाने पे, लेकिन तफ्तीश जब चलेगी, हाँ, उसके बाद असल मुलज़िम सामने आएगा। ठीक है। ठीक है, पहले तफ्तीश चार्ज नहीं कर सकते, शक हाँ, ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन चार्ज नहीं कर सकते कि जी मुझे ये बंदे चाहिए और इन बंदों पे मैंने जी मुझे लगता है कि इन्होंने ही किया है, ये नहीं हम हाँ। कर सकते। तो ठीक है। उसकी वजह से अब ये होता है ना कि बहुत बड़े नाम आप ले रहे हैं, तो फिर वहां पे हम भी तो समझिए कि हमारी पुलिस स्टेशन डर जाती हैं। आप हाँ। बहुत बड़ा नाम ले लें, अगर वो हुँ, वजीर आजम है या कुछ है, तो हुँ, कोई मजाक तो नहीं है ना उनका नाम हुँ, डालना। तो ठीक आप है, एक तो टेक्निकली आप जिद कर रहे हैं एक बात पे, और ठीक। दूसरा है कि आप लोगों को भी डरा रहे हैं कि भई वो इतना बड़ी ज़िम्मेदारी जहाँ पे हुँ, कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहा है, पुलिस कैसे हुँ, करेगी? ये ठीक है, मतलब है। तो ठीक है। नतीजा अच्छा। ये है कि बाज़ दफ़ा नाम लिख दिया जाता है, हुँ, मगर समझिए कि बड़े मुश्किल हालात में ये होता है। अक्सर हुँ। ये होता है कि आपका खदशा है, तो खदशा अपनी अपनी तरफ से अच्छा, रखें। उन्होंने एक बात ये कही कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अगर होती है और उसमें ये हाँ, बेकसूर साबित होते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम एफआईआर तो लिखी जाए। लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं कि आप चार्ज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल यकीन है मुझे, हाँ, आप शक ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है। तो वो अच्छा, अगर इसमें मैं इल्ज़ाम अगर आप तैयार नहीं, फिर आपको दस्तखत भी तो करना है ना। अगर आप हुँ, कहते हैं मैं खुश नहीं हूँ कि जिस तरह से लिखा गया, नो, हाँ, तो फिर फिर तो उसमें अगर दस्तखत नहीं करूँगा, तो एफआईआर कैसे दर्ज होगी? अब ये है कि ठीक। फिर उसके बाद खुद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, मैं उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं होगा किसी के खिलाफ, सिर्फ शक हुँ, होगा कि भई ये हुँ, उन्होंने कहा, तो वो अपने तरफ से करेगी। मगर जो वो चाह रहे हैं, जिस तरह वो से नहीं वो वो नहीं हो सकता, वो ठीक है। प्रॉब्लम अच्छा, पैदा आइन के मुताबिक रियासत जमहूरी तरीके से चलाई जाएगी, यानी रियासत वैसे चलाई जाएगी जैसे कि ज़्यादातर पाकिस्तानी चाहते हैं, चलानी चाहिए। ज़्यादातर पाकिस्तानी अगर मैं आजकल की बात करूँ, क्योंकि मेरे पास आजकल के हिसाब से ज़्यादा सवालात हैं, तो अगर आजकल की मैं बात करूँ तो आम इंतखाबात चाहते हैं। अच्छा, हमारी अदालतों का काम नहीं था कि पूरा मुल्क मतलब मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि क्या ज़रूरी नहीं था कि जिस हिजान में पाकिस्तान मुब्तला है, इसका एक फैसला कर दिया जाता कि भाई ठीक है जी इलेक्शन हो जाए, तो क्या ऐसा फैसला हमारी अदालतें नहीं कर सकती मुल्क की खातिर? नहीं, नहीं? नहीं। देखिए, इसको कहते हैं तक़सीम इख्तियारात, सेपरेशन ऑफ पावर। हुँ, सेपरेशन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव के अपना इलाका है, ब्रांच है ऑफ एक्टिविटी, हुँ, ठीक जुडिशरी है। की अपनी है, और आपकी पार्लियामेंट की अपनी होती है, ठीक है? अच्छा। अपने-अपने उनके इख्तियारात हैं, अपने-अपने डिपार्टमेंट्स में वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हुँ, जो हैं, एक अगर समझिए कि अगर मुकरना की इख्तियार है, तो उसमें हुँ, जुडिशरी और इंतज़ामिया दखल नहीं दे सकती। हुँ, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, मगर हुँ, वो चेक्स एंड बैलेंस का एक तरीक़ाकार होता है, प्रोसेस होता हुँ, है। तो अब अच्छा, यहाँ पे जो ये इख्तियार है, इसको हम कहते हैं कि ये है इंतज़ामिया का इख्तियार। ठीक ये है। सियासी चीज़ है। अच्छा, सियासी चीज़ों पे उसको कहा जाता है, उसका दर्जा होता है नॉन जस्टिशिएबल। ठीक। जो चीज़ें कानून की खिलाफ वर्ज़ी जहाँ नज़र आएगी, या हुँ, आइन की चिकनी नज़र आएगी, तो हुँ, फिर
उसकी तहफ़्फ़ुज़ में फिर आप रास्ता खुलता है अदलिया का उस मामले में आके घुस के उसको देखना कि क्या ये वायरस है, यानी ये कानूनी है, या अल्ट्रा वायरस है, ये बाहर है कानून से, इन्होंने गलत काम किया है। तब वो आ सकते हैं, उसको कहते हैं जस्टिशेबिलिटी। ठीक लेकिन है। एक नॉन जस्टिसेबल, और वो है सियासी मामले, वो जो इलेक्ट हुए हैं वही उसका फैसला कर सकते हैं। जुडिशरी इलेक्ट नहीं होती है जिस तरह से हमारे बार-बार इलेक्शंस होते हैं हर 4 साल 5 साल बाद, वो ठीक है। बाकायदा टर्म के लिए आती है। मगर यहाँ मैम पता है क्या, हमारी पब्लिक को थोड़ी आदत वो अप्रैल की उस रात से भी पड़ी है ना, कि जिस वक़्त वो अदालत खुली और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कहा कि नहीं जी आपको तो इस्तीफ़ा देना है और आपको तो ये करना है, और जबकि सब लोग कहते रहे कि ये अदालत का काम नहीं था। तो क्या उस रात अदालत का काम था? उसमें मैं आपको बताऊँ, अच्छा, 2 चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती ठीक हैं। है। हाँ, हाँ। आइन के अंदर लिखा है कि हाँ, हाँ। अगर अदम एतमाद को आपको 3 दिन, जिस दिन आपने उसको दर्ज किया है, उसके हाँ, 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले लाज़मी है वोट लगाना, वोट करवाना। अच्छा, अब ये ठीक है। कोशिश कर रहे थे कि वो वोट हो ही नहीं, हुँ, यानी ये आइन की शिकनी होती है। आइन में हुँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जिससे वो कह सकते हैं कि वोट ऑफ नो, आर्टिकल 95 में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक सकते हैं, कहीं भी हुँ, शिक नहीं। हुँ, तो नतीजा ये है कि उस वक़्त आइन की शिकनी होने में, जैसे आपने आइन को तोड़ना किया या मोड़ने की कोशिश की, तो फिर अदालत के अख्तियार पैदा हो जाते हैं। तब वो आती है, ठीक। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि हुँ, क्या उन्होंने सही किया, गलत किया। जब ठीक। उनको बाकायदा वोट देना चाहिए, तो हुँ, फिर भी इन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने कहा 7 दिन, तो 12 बजे रात तक, 24 घंटा होता है ना, हुँ, अगर हुँ, उन्होंने हुँ, हफ्ता कहा तो हफ्ता, उसकी रात तक उनको इंतज़ार करना पड़ा टेक्निकली। तो उन्होंने सही है। अपनी अदालत खुली रखी कि अगर शिकनी हुई हुँ, तो फिर ऑटोमेटिकली उनको जस्टिसेबल हो जाएगा, और हुँ, अगर शिकनी नहीं हुई और हुँ, किसी तरह, और फिर यही लोग उसको समझाते रहे कि देखें हुँ, ये मामला फिर अदालत में चला जाएगा, तो हुँ, बात सेंसिबल नहीं होगी, और सारी ठीक है, दुनिया को पता चलेगा कि आपने अपनी मनमानी के लिए आपने ठीक है। उस उस प्रोविजन को। अच्छा, अब अगर हम इमरान खान की बात करें, इमरान खान साहब की, जो अब वो असेंबलीज़ तोड़ रहे हैं, तो क्या अब वो आईनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं? या अब भी वो यही है कि नहीं जी वो क्योंकि आइन से हट के कर रहे हैं, जमहूरियत को नुकसान हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो क्या अब जो असेंबली तोड़ना चाह रहे हैं 2 सूबों की, तो क्या अब वो आइन के अंदर रह के काम कर रहे हैं? कानून के अंदर रह के काम कर रहे हैं? देखिए, वो सरबराह हैं एक सियासी जमात, ठीक है। 4 सूबे, 2 सूबे जो हैं पक्के, हुँ, जैसे फ्रंटियर है और आपका पंजाब है, वो उनके हुँ, हाथ में, उनकी हुँ, पार्टी के हाथ में है, ठीक है? कम से कम ठीक। उनकी पार्टी के लॉयलिस्ट हैं वो, उनके साथ इल्हाक है, कोalition हुँ, है, जो हुँ, भी है। अब जब वो अगर वो पार्टी के तौर पे उनको कोई डायरेक्शन दे दें, हुँ, उसके मुताबिक वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं कि तहलील करो, गवर्नर से हुँ, कहते हैं, तो वो आईनी हुआ, वो जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाता। हुँ, जो भी आप इख्तियार इस्तेमाल करें, अगर वो आइन के अंदर मौजूद है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो हुँ, जमहूरियत खतरा नहीं होता, जमहूरियत मजबूत होती है इससे। तो ये गलतफ़हमी, अगर ऐसा हो कि चीफ मिनिस्टर हैं, और एक और शिक है, जिसमें ये है कि अगर उनके खिलाफ अंडर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आर्टिकल हुँ, 9, अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाकायदा टेबल हो चुकी है, मौजूद है, हुँ, जिसके ऊपर वोटिंग होना है, हुँ, तब वो नहीं कह सकते गवर्नर को कि आप तहलील करें, ठीक है। डिसमिस करें, तब नहीं कह सकते, उस वक्त वो माजूल हो जाते हैं, ठीक है, माजूल हो क्योंकि गए। अभी अभी तो चौधरी साहब ने सेशन जारी रखा है, 4 महीने से वो सेशन चल रहा है, तो इसमें तो फिर वोट ऑफ नो नो कॉन्फिडेंस भी नहीं हो सकता, इसमें नहीं नहीं नहीं, गवर्नर राज भी नहीं रख सकता। वोट वोट नो, गवर्नर राज का तो मसला अलग है। हुँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी भी आ सकता है अगर हुँ, आपके पास वोट है, वो किसी ठीक। इशू पे आ सकता है कि हमें आप पे एतमाद नहीं, हुँ, सिवाय जब हुँ, बजट होती है तब नहीं कर सकते आप। प्राइम ठीक है, मिनिस्टर की वोट अगर कॉन्फिडेंस की हो रही है तो फिर नहीं कर सकते, ये पाबंदियां या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें नहीं कर सकते, बाकी वक्त आप कर सकते हैं। तो ठीक है। नतीजा ये है कि वो हो सकता है। जहां तक आपने दूसरी बात की कि आपने दूसरी पॉइंट की
मैंने ये कहा था कि क्या वो जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है? क्योंकि ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इमरान खान ने ये किया तो जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। तो अगर तो वो अपना कोई हक इस्तेमाल करते हैं अगर तो वो आइन में रह के काम कर रहे हैं, तो क्या तो फिर तो नहीं होगा ना? वो कानून शिकनी नहीं है, लेकिन सियासी बहरान पैदा करता है। मेरे ख्याल अच्छा, से उनका मतलब ये होगा कि वो सियासी बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ठीक ज़ाहिर है है। खलफतार पैदा होगी, क्योंकि तो आदत है मैम वो पा तो पिछले 4-6 महीने से आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिस जिस कैफ़ियत में चला गया है कि हमारे जो बाहर के जो दोस्त ममालिक हैं वो हम पे एतबार नहीं कर रहे हैं, IMF हम पे एतबार नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्ट के करीब हम पहुँच गए हैं, महँगाई उरूज पे चली गई है। तो वो तो हम पिछले कुछ 6 महीने 7 महीने से हैं ही। अब ये कह सकते हैं कि मज़ीद हम आगे चले जाएँगे, ये तो हम कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा-अच्छा गुडी-गुडी चल रहा था और अचानक इमरान खान ने कहा ये हो सकता है कि हम मज़ीद या फिर हम इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। अच्छा ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना कुछ हो रहा है और अमूमन कहा जाता है, तो एक इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमिश्नर को क्या कबाहत है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर उससे कुछ मसले हल हो सकते हैं, इतना हिजान, इतनी परेशानी, डिफ़ॉल्ट चीज़ें, आपको कर्ज़े नहीं मिल रहे क्योंकि हमारा मुल्क तो कर्ज़ों पे चलता है। अब वो कर्ज़े भी अब नहीं मिल रहे, तो क्या करना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक पेचीदगी पैदा की। देखिए हमारे आइन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मुझे पता है आसिफ ज़रदारी साहब बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि उन्होंने 18वीं अमेंडमेंट लेके आई, मगर जी, 18वीं अमेंडमेंट ने बहुत से ऐसे इख्तियार हैं जिनको जकड़बंद कर दिया। उन पे ऐसे चीज़ें रुकावटें पैदा कर दी, जो नतीजा है कि आपकी आइन जो है इस वक़्त लड़खड़ा रही है। गाड़ी जो है वो चल नहीं रही ठीक से, आपके पिस्टन्स हिल रहे हैं। वो हर कोई मनमानी कर रहा है ना, हर सूबा अपनी मनमानी कर रहा है। एग्ज़ैक्टली, और हुँ, उसमें गुंजाइश डाल दी गई कि आप ये मनमानी हो सकती, तो लिहाज़ा कोऑपरेशन का सिस्टम, वहाँ पे प्रोसेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिले हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों फँसी हुई? हुँ, क्योंकि इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को इतने इख्तियार दे दिए इस 18वीं अमेंडमेंट में कि अब हुँ, वो बाकायदा उसको मीटिंग करके सेंसस को ऑर्डर करना है। सेंसस उनके इख्तियार में आया है। ठीक इनके है, आपस में कोई तस्फिया नहीं हो रहा है सेंसस का। बड़ी सही, मुश्किल से अभी हाल में हुआ। अब वो हाँ, सेंसस चलेगी, इतने अरसे से 12-13 साल हो गए सेंसस नहीं। हर मुल्क में हर 10 साल में सेंसस होता है। हमारे यहाँ ठीक, यहाँ पे तगड़ा एक एक पाग स्ट्रगल होती है कि ऐसा ना हुँ, हो कि किसी की डेमोग्राफिक ज़्यादा हो जाए, हमारी कम हुँ, हो जाए। उसकी वजह से हुँ, कोई तस्फिया नहीं होता। अब ये हुँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये फैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि हम सेंसस करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। सेंसस नहीं हुआ है, आइन की वजह से इख्तियार इस्तेमाल हुआ है, एक फैसला हुआ है, अब हम इलेक्शन कमीशन क्या करे? एक पॉइंट। सही, चलिए, सही, अगर ये फैसला होता है कि सब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इकट्ठा बैठ जाएँ, कैसे ठीक है, बैठेंगी? आपके हाँ, 2 सूबों के जो पीटीआई के फेवर वाले चीफ ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, सही, 2 हाँ, सूबे में आपके इनके आपस में तस्फिया नहीं होगा, नतीजा नहीं हर हो चीज़ अटकी हुई है। हमारे आइन हुँ, के अंदर 18वीं अमेंडमेंट के अलावा और भी इससे शिकें थी पहले, हुँ, सबने अटका दिया है मामले को। हाँ। जहाँ जाइए झगड़ा, तस्वीर करने के तो रास्ते मैम ही देखिए हर हमारे यहाँ कानून साज़ी करने के लिए लेजिस्लेशन करने के लिए आइन के मुताबिक कानून की तब्दीली को असेंबली के दोनों ऐवानों से पास होना पड़ता है। अच्छा पास होने के लिए कानून को ऐवान से अक्सरियती वोट हासिल करना पड़ता है, जबकि हमारे आइन के मुताबिक ही आइन में तब्दीली के लिए दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत हासिल करना ज़रूरी होती है। मतलब वोट हासिल करना ज़रूरी होता है, जो आम तौर पर हुकूमती जमात के लिए भी एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है और जब तक एस्टेब्लिशमेंट है, मैं भी कहती हूँ और आप भी कहते हो, सब कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी सियासी पार्टी के पास ये 2/3 मेजॉरिटी कभी आएगी या आ सकती है। तो हमारे आइन में तब्दीली के बाद क्या 2/3 मेजॉरिटी को कम किया जा सकता है या कंसेंसस किसी तरीके से शामिल करके इस 2/3 मेजॉरिटी जब तक वो नहीं होगी, आगे कोई काम नहीं हो सकता। तो क्या इसमें कोई चेंज लाया जा सकता है? मुल्क की खातिर आइन में कहीं तब्दीली हो सकती है? क्या कवानीन में कोई तब्दीली लाई जा सकती है? नैब खत्म हो सकता है ना? तो फिर ये काम भी हो सकता है। 2 किस्म के कानून होते हैं कि हर मुल्क में, हुँ, 2 किस्म। एक एक होता है आईनी, ठीक है। और एक कहते हैं प्राइमरी, वो बहुत ठीक प्राइमरी सुप्रीम होता है। उसके हुँ, नीचे उसके मातहत होते हैं सारे दूसरे कवानीन, सही। जैसे नैब कानून है,
अब बिल्कुल। पाकिस्तान पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सारे कानून है। हम्म। अच्छा, जब ये कानून है, इनको आप तब्दील कर सकते हैं मेजोरिटी के साथ। ठीक है। लेकिन अगर आप आइन के किसी शिक को तब्दील करना चाहते हैं, तो फिर आपको 2/3 मेजोरिटी सारी दुनिया में मौजूद है, सिवाय पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में है। हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम आधी नीम नीम किस्म की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हाँ, क्योंकि ये हमारे। तहरीरी कानून है ना, तहरीरी हाँ है। हाँ तो हाँ। तहरीरी की वजह से हमारा थोड़ा सा सिस्टम आता है कि अगर आप चेंज करना चाहते किसी तहरीरी चीज को, तो हम्म आपको करना होगा कि 2/3 जैसे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि दोनों हम्म तरफ से 2/3 होगी। मगर हमारा अमेरिका के सिस्टम से भी आसान है कि सिर्फ हम्म आपको दो हाउस ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट में जाना है। हम्म आपके यहाँ जो अमेरिका में है, वो सिर्फ ना तो सिर्फ 2 हाउसेस करेंगे, फिर उसको जाना है हर स्टेट की असेंबली में, और वहां से 3/4 लेके जब वो मंजूरी करेंगे, तो आपका ठीक है। सिलसिला और पेचीदा है। हमारा फिर भी जरा शॉर्ट है। शॉर्ट है, लेकिन दो तिहाई अक्सरियत तो आ नहीं पाती है ना, आपने देखा इस वक्त कितनों की आई। नहीं, इस वक्त नहीं, मगर 2010 में तो था ना, वरना मुश्किल से कैसे कोई था। एक या दो, मुश्किल से एक या दो कोई टर्म गुजरे होंगे जिनको आई होगी। जरदारी साहब की थी, जरदारी साहब की थी। जरदारी साहब की थी, और हाँ इनकी 2/3 मेजोरिटी हाँ मेजोरिटी दोनों में थी। मगर हाँ जो हाँ अजीब चीज है, ये सारी पार्टीज ने बैठ के फैसला किया। और कैसे हाँ। फैसला किया? एक मिनट, हम्म कैसे फैसला किया? इन्होंने एक और तरीका निकाला कि हम्म इन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी, 27 रुकनी का पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। हम्म जितने पार्टी के ग्रुप थे पार्लियामेंट में और सेनेट में, हम्म उन सबके हम्म सरबराह को बिठा दिया, 27 के हम्म 27। उन्होंने हाँ किया, आपस में हम्म, मिल बैठ के। जब हाँ। हाँ कर दिया, उन्होंने आके पार्लियामेंट में कहा कोई इसके खिलाफ बात नहीं करेगा। उन्होंने व्हिप चला उठा दी के कर और दिया। सबको कहा कि आके वोट दे दो। दैट्स रॉन्ग। हम्म 27 रुकन 450 लोगों की तरफ से जाके उनके ऊपर मुसल्लत हो गए फैसला। दैट वाज रॉन्ग, मगर किया। हम्म। ठीक है। चलिए, हम थोड़ा-सा इससे पहले कि मैं अरशद शरीफ की तरफ आऊँ, एक वीडियो अगर आपने देखी हो, बड़ी सर्कुलेट करी, बड़ी वायरल हुई है। एक जज साहब हैं, मोटरवे पर हैं और वो चिल्ला रहे हैं कि मुझे क्यों रोका? फॉग है तो क्या हुआ? क्योंकि हुआ ये था कि मोटरवे पुलिस ने अ, उनको रोका और उनको ये कह के रोका कि आगे फॉग है, आप जाएँगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। बहरहाल, तो जो वीडियो हमारे सामने है जिसमें वो खड़े चिल्ला रहे थे कि जी मुझे आपने रोक लिया है और क्यों रोका है? मैं आज ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लगाऊँगा, आज ही मैं यहाँ हाई कोर्ट लगाऊँगा, मैं सारी कोर्ट यहाँ लगाऊँगा। मैं सिर्फ़ पूछना है आपसे ये, जब बाद में वो 2 बेचारे जो पुलिस ऑफ़िसर्स थे वो सस्पेंड भी हुए। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना सा पूछना चाह रही हूँ, आपको फ़ौज में भी नज़र आते हैं जी, कोर्ट मार्शल होता है, आम लोगों को भी सज़ाएँ मिलती हैं। तो क्या कोई जज अगर कोई ऐसा काम कर ले तो क्या उन पे भी कोई कानून लागू होता है या नहीं होता है? होता है लागू। होता है? उनके खिलाफ जो कंप्लेंट जाती है, वो जाती है अंडर आर्टिकल 209, अच्छा। दो 209, और उसके हुँ, तहत बाकायदगी से कंप्लेंट दर्ज होती है। फिर हाँ, वहाँ की जो जजेस होते हैं उसको देखते हैं। अच्छा। अगर वो समझते हैं कि हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज हुई है, तो फिर हुँ, बाकायदा वो कार्रवाई करते हैं, और ये कार्रवाई अच्छा। करके फिर उनको बाकायदा हटा दिया जाता है। उसको कहते हैं मिसकॉन्डक्ट। अच्छा, ठीक है, वो मतलब सज़ा हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो। और उसके अरशद बाद, साहब को हुई, हाँ, अरशद साहब उसके को हुई अलावा थी हाई कोर्ट भी नजरसानी करती है। मेंबर इंस्पेक्शन टीम्स आते हैं, वो भी इन चीजों को देखती है। लेकिन असल हुँ, चीज है 209 हमारी आइन के अंदर जजेस जो हैं उसके मातहत आते हैं, और वहां पे ठीक है, बैठते हैं। ठीक है। अच्छा, साफ़ी अरशद शरीफ की बात करूँगी। आजकल ज़ाहिर है उनके लिए भी हो रहा है कि जी खत लिखा जाए और चीफ जस्टिस साहब के पास उस खत को भिजवाया जाए। बेचारे वो जो थे वो खुद पर कटने वाली दर्जनों एफआईआर से लेकर पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा है तक, मतलब वो ये तक कहते गए। अदालत को बताते रहे, दर-बदर होते रहे, बिलाखिर शहीद हुए, मगर ना रियासत ना अदालत किसी ने भी उनकी सुनी नहीं, और अब पूरा पाकिस्तान अदालतों को खत लिख रहा है और इंसाफ के लिए भी कह रहा है। अरशद शरीफ पर सो मोटो क्यों नहीं लिया गया? क्या नहीं लिया जा सकता? ये कहीं नहीं है कि कोई ले सकता हो सो मोटो? आपको सुओ मोटो का जो 184(3) में जो सिलसिला है, उसको आपको समझना है। अच्छा। वो सिर्फ ये फैसला कर सकती है कि कोई काम गैर कानूनी है या कानूनी है। हुँ, वो डिक्लेरेशन देती है कि क्या बुनियादी हक कहीं ना कहीं पामाल हुआ है कि नहीं।
ये ठीक है। रिट ऑफ डिक्लेरेशन होता है। हम्म, डिक्लेरेशन के अंदर आप सबूत और जो जैसे ट्रायल में होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, उसको हम कहते हम्म, हैं एडजुडिकेशन, वो नहीं किया जाता है अंडर 184(3). वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन होता है कि फलाना कानून किस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी हुई, बस। उसके हम्म, अंदर कोई खास जिसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव इशू नहीं, वो ट्रायल हम्म, नहीं होता। हम्म, ट्रायल होता है कानून के तहत, वो हम्म, आता है अदालतों में। या तो हम्म, वो आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम्म, ट्रायल मैजिस्ट्रेट वगैरह, या अगर हाई प्रोफाइल केस है तो वो जाएगा तो हाई कोर्ट, उनकी भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और वो बाकायदा वहां पे पैसा कर सकते हैं, और फिर वो पूरी ट्रायल चलेगी। बाकायदा प्रोसिक्यूशन अपनी केस फाइल करेगी, डिफेंस अपना उसके अपनी तरफ से जवाबनामा और हम्म, अपनी एविडेंस, उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। फिर उसके बाद हर एक अपने अपने गवाह को पेश करेंगे, उनकी जिरा होगी। जब तक हम्म, जिरा नहीं होती तब तक कोई भी सबूत माना नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर झूठ हो सकता है, हम्म, फरेब हो सकता है, चालाकी हो सकती है, तासुर हो सकता है। तो नतीजा है जिरा नहायत जरूरी है। जो बात की गई अरशद शरीफ साहब के मामले में, कि एक हम्म, जुडिशल कमीशन बैठती कि कम से कम हम पहले जितने गवाही सबूत हैं उनको हम जमा हम्म, करें, गवाहों को सबूत ले आए, जो आपके पास जितनी एविडेंस है उसको साथ जमा करके फिर एक कार्रवाई शुरू होती। लेकिन ठीक है। उसको रिजेक्ट कर दिया गया ना। मेरे ख्याल में उनकी अरशद बदन शरीफ है। वालदा ने हाँ। उनको कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, वो चाह रही हम्म, कोई इंटरनेशनल लेवल पे उसको देखा जाए। तो अब जिसको कहते हैं कि खुद ही जाके वो उलझ गया है। मगर हमारे उनकी यहाँ देखिए, हमारे मगर यहाँ हम सेंस हम इल्म नहीं है ना ऑफ द लीगल सिस्टम, बहुत कम है, लेकिन बहुत कम। हमारे यहाँ मसला ये भी तो है ना कि अगर तो फौरी इंसाफ मिल जाए, अगर तो फौरी हमारे यहाँ ये भी देखा गया कि शाहरुख जो है वो वी की विक्ट्री निशान बना के वहां से निकल गए। हमने ये भी देखा कि फांसी की सजा को आप माफ करा दिया जाता है। हमने बहुत कुछ देखा है यहाँ पर। हमने ये भी देखा हाँ, कि कत्ल के मुकदमे सालों वो चलते हैं। हमारा कसूर है, वो हमारा हाँ, कसूर है, मैं क्यों कहूँ। हाँ, हम ले आए हैं किसास और दियत के ऑर्डिनेंस, उसमें बाकायदा अगर वो सुलह कर लें, बदले सुलह जिसको कहते हैं, उनमें हम्म, पैसे को सुलह, कोई भी सुलह एक दफा हो और दूसरा माफ, वली माफ कर दे, हम्म, वो बरी है। हम्म, हालांकि हकीकत क्या है, हम्म, एज फार शरीयत इज कंसर्न, ये मामला आता है कौन सी आयत को देखिएगा, कत्ल के मामले में फिर हम्म। सुलह हो सकती है, या उसको आप माफ कर दें, या उसको आप उसकी जान लेकिन हमारे यहाँ कितने परसेंट सही होता है? यहाँ पर ये नहीं होता है नहीं, कि जो बड़ा है बीवी अब। बीवी एक मिनट, हम्म, वो है सेंटेंसिंग इशू। हम्म, सेंटेंसिंग इशू है कि पहले तो साबित करो कि वाकई मुजरिम है कि नहीं। अभी तो मुलजिम है, मुलजिम हम्म, को किसास और दियत नहीं है, मुजरिम एक दफा वो करार दिया जाए फिर मामला जाता है किसास और दियत की तरफ। अब वरना तो रसूलुल्लाह कैसे कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑफ ट्रायल कभी ना इजाजत देते। ये हम्म, तो एक किस्म का ट्रायल को आप खराब कर रहे हैं। हम्म, नहीं, पहले साबित करो कि ये मुलजिम जिस पे इल्जाम लगा हुआ है, क्या ये हम्म, मुजरिम है कि नहीं। एक दफा आपने हम्म, साबित किया, उसके बाद ये आता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, फौरन हम्म, उन्होंने कोशिश की कि भाई इसको माफ कर दो, मेरे बेटे को पैसे वैसे दिए, दबाव आई, सियासी सियासी बिल्कुल। दबाव डाली गई, और आखिर में वो बेचारे खानदान को कहना पड़ा अच्छा ठीक है माफ कर देते हैं, पैसे दिए, तो आखिर में क्या हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। दैट्स नॉट प्रशासन जिस तरह से हम लेकिन मैम अप्लाई हमारे यहाँ करते इतना हैं। लंबी क्यों चलता है? हमारे यहाँ सालों क्यों चलते हैं? हमारे यहाँ कत्ल के मुकदमे ये बात सालों क्यों चलते हैं? हमारे यहाँ ये क्यों बात इतने आप लंबे लंबे गैप दिए जाते हैं? आप ले, आपने पकड़ा, आपने रखा और आपने दिया। मेरे ख्याल में आज तक किसी रेपिस्ट को, मेरे ख्याल में शायद एक या दो को, किसी को अगर आपने दिया हो, या इसके अलावा कितनों को पकड़ा जाता है, या पकड़ने के बाद उनको, कितने डाकू हैं जिनको जेलों में डाला जाता है। तो ठीक इतने है। लंबे जब चलते हैं तो वो इतना तवील हो जाता है कि गरीब आदमी तो वाकई या तो अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें माफ करेगा, या वो छोड़ के चला जाएगा, या वो उस तरफ जाएगा ही नहीं कि मैं इंसाफ के लिए जाऊंगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास तो खाने के लिए नहीं रहेंगे। तो इतना लेंदी हम क्यों करते हैं? लेंथी हो गया। हकीकत से कहते हैं हम कि अंग्रेजों के जमाने में फटाफट जो लफ्ज है, फटाफट हो जाता,
एक तरीके से, सलीके से, लेकिन वक्त बर वक्त हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको इतना लंबा चौड़ा कर दिया है कि समझिए कि ये 50 साल की खराबी जो आई है आज आके हमारे सामने खड़ी हो गई, हर चीज ढीली पड़ गई है और जजेस को उसको समेटना, उनको वक्त लग रहा है इस मामले को हैंडल करना। इसमें बहुत सी वजूहत है, इसमें ये लैक ऑफ फंड्स है, तफ्तीश को सही मानों में पैसे नहीं दिए जाते, आलात नहीं दिए जाते, खर्च नहीं दिया जाता, नतीजा है तफ्तीश कमजोर होती है। जब कमजोर होके आती है अदालत के अंदर तो अक्सर और बेशतर वो अक्विट हो जाता है फॉर लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। तकरीबन 3% सिर्फ इनकी केसेस जो हैं जो असल में कन्विक्शन की तरफ जाती हैं और कन्विक्शन पे भी आके वो अक्विट हो जाते हैं कि इनको सबूत जो है नाकाफी है, नाकाफी नाकाफी नाकाफी। तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर में बहुत कमजोर है, बहुत कम है। और दूसरा है फिर ट्रेनिंग, पुलिस की ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है। जैसे बाहर अगर आप पुराने 1934 के पुलिस रूल्स, जो एक पूरी मुहिम चली है कि उसको खत्म करना चाहिए किसी तरीके से, उस पुलिस रूल्स के अंदर 1934 पे फैसला किया गया था कि आप बाकायदगी से बर वक्त आपको करना है ट्रायल। आप उसके अंदर अगर देखेंगे तो उसमें कितनी चीजें जो देना है आपको पुलिस को वो होना चाहिए, नहीं देते। हमने उसको खत्म किया और सबसे अव्वल रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी पुलिस जदीद दौर, आप सोचिए कि 1934 को जदीद दौर कह रहे हैं, यानी आजकल के जमाने में जो मुजरिम है वो बहुत तालीम याफ्ता हो गया है और समझदार हो गया है और चालाक हो गया है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, लिहाजा पुलिस फोर्स को भी तालीम याफ्ता होना लाजमी है। आपको पता है कि क्या उन्होंने स्टैंडर्ड रखा था? एचएसएन कॉलेज की डिग्री या कोई बड़े यूनिवर्सिटी की डिग्री के बंदे को आप ऑफिसर बना सकते हैं और जो नीचे वाले हैं उनको मैट्रिक से कम हो नहीं सकते। आजकल वो सब चीज को भूल जाते हैं, नतीजा आप देखिएगा कहीं आप जा रहे हैं तो वो ठीक से पढ़ भी नहीं सकते आपके आईडी कार्ड को, क्योंकि उन्होंने उनको इतनी तालीम ही नहीं है। जाली सर्टिफिकेट का हमारा जो कल्चर है उसने हमें तबाह कर दिया। मैम सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला जो मेरे ख्याल में इस वक्त हम रजीम चेंज भी देख रहे हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब भी कहते हैं मुझे क्यों निकाला, बल्कि वो तो बता रहे हैं कि मुझे इसलिए निकाला। नवाज शरीफ जो है ऑब्वियसली वो भी सियासत से कुछ बाहर ही हैं, मुझे क्यों निकाला। तो ये पिछले कई अरसों से देखा हमने कि मुख्तलिफ हमारे जो वज़रा हैं वो अपनी सीट से जाते रहे। हमारे एस्टैब्लिशमेंट का जो सियासत में किरदार है वो किसी से झका छुपा नहीं है। मसला है एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन ना मिलने पर शुरू होते हैं मसाइल। आर्मी चीफ के लिए 3 साल के लिए और वजीर आजम 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, और अगर एक्सटेंशन ना मिले तो वजीर आजम घर भी चला जाता है और इसका हल मेरे ख्याल में निकालना चाहिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि क्या आइन या कानून दोनों में से किस जगह, या वाकई आप कहते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से, आप कहते हैं कि नहीं आइन में चेंज हो सकता है, किस तरीके से ये चेंज लाया जा सकता है? या तो वजीर आजम की मुद्दत भी 3 साल कर दी जाए या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी मुद्दत 5 साल कर दी जाए ताकि सुकून हो जाए मुल्क में। ये मेरी ख्वाहिश है ये बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। तो ये किस जगह, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि जी कानून अलग होता है, आइन अलग होता है और फिर 2/3 मेजोरिटी के एक मसाइल अलग हैं, तो ये कहाँ बैठ के हल हो सकता है ये मसला? सबसे पहले आइन में टर्म होना चाहिए लिखा हुआ। अगर आप देखें तो हमारे जो 5 साल है इज टू मच। अभी हमें इतनी सियासी बयानतदारी अभी तक नहीं आई, बहुत ज्यादा टेंशन होते हैं, काम करने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर अब म्याद कम होगा तो फिर लोग आसानी से चेंज कर सकेंगे, तो वो टेंशन बिल्डअप नहीं होंगी आसानी से। तो 3 साल बहुत कम है, लेकिन 4 साल जैसे अमेरिका में है, मैं सोचती हूँ दैट्स वेरी गुड कि एक हुकूमत आए और पार्लियामेंट आए तो 4 साल की म्याद होनी चाहिए। एक तो वो है। दूसरा है कि जहां तक मैंने गौर किया है, बाहर के ममालिक में जब आता है मसला इस लेवल का, तो उसमें होता है कि आप 3 साल के लिए आप आ गए। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी है बैनुल अक़वामी जिसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू हो या उनमें इस शख्सियत में एक महारत है ताकि वो उसको डील कर सकता है, तो उसको फिर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की एक्सटेंशन मिल सकती है, बस। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा ठीक है। क्योंकि इनका काम है कि जब आप
ऊंचे लेवल पे आए, तो आप नीचे के जो सबॉर्डिनेट उनको आपको ट्रेन करना है कि वो लीडरशिप पे आए। तो खला नहीं ठीक है। होनी चाहिए लीडरशिप। मैम थैंक यू सो वेरी मच। आज बहुत सारे सवालों के जवाबात भी मिल गए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी मिल गए होंगे, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी मिल गए होंगे, हमारी जो जुडिशरी है उसको भी मिल गए होंगे, जज साहब को भी मिल गए होंगे और स्पेशली हमारी जो पीडीएम है उसको भी मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें इतनी अवेयरनेस है नहीं। तो इसीलिए हमने आज आपको इनवाइट किया था। थैंक यू सो वेरी मच। मसाइल हमारे खत्म होने नहीं है और हम आपको फिर एक दफ़ा शो की ज़हमत देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। जनाब, ज़रूरी ये है कि सियासतदान खुद आइन को पढ़ें और समझें। इलेक्शन हर 4 साल के बाद हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन को सिरे से खत्म ही कर देना चाहिए। हर इदारे की तरह आर्मी भी प्रमोशन और डिमोशन के खुद जिम्मेदार हो। इलेक्टेड या हलफ लेने वाले वज़रा पार्टी तब्दील ना करने के पाबंद हो। जिस तरह तौहीन अदालत, तौहीन जज, तौहीन फौज होती है, इसी तरह तौहीन अवाम का कानून भी होना चाहिए। जिस इलाके में चोरी हो, डकैती हो, कत्ल हो, वहां के एसएचओ को सस्पेंड कर देना चाहिए। कि मेरी नहीं, पूरे पाकिस्तान की दिल की आरजू है। बहरहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को, शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.